हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। बेसिकली आज का जो टॉपिक रहने वाला है गाइस, वो टॉपिक रहने वाला है हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। आपके सिलेबस के अंदर एक टॉपिक है दैट इज नोन एज एजुकेशन पॉलिसीज ऑफ इंडिया। ठीक है, अब एजुकेशन पॉलिसीज लिखने में तो देखो छोटा सा है, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। बेसिकली कुछ समय तक पहले ये टॉपिक कवर होता था यूपीएससी के अंदर, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के अंदर, यूजीसी के फर्स्ट पेपर के अंदर। ठीक है, या फिर आपने ये पढ़ा होगा बीएड के अंदर, अगर आपने अच्छे से बीएड किया, सिर्फ डिग्री लेने के लिए बीएड नहीं करी। ठीक है, अब देखो एजुकेशन पॉलिसीज को हम लोग लगभग 6 वीडियोस के अंदर कवर करेंगे, पूरा डिटेल में जाकर यूपीएससी लेवल तक का। और इस पॉलिसीज को, इस चैप्टर को 4 हिस्सों में बांटा गया है। नंबर 1, एजुकेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश ईरा। भारत के अंदर शिक्षा प्रणाली का क्या क्राइटेरिया था, किस तरीके से शिक्षा दी जाती थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश ईरा, ब्रिटिश युग के समय। एजुकेशन आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जब ब्रिटेन से हमें आजादी मिली उसके बाद हमारी एजुकेशन कैसी थी। एजुकेशन पॉलिसीज ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट, हमारी एजुकेशन पॉलिसीज का करंट सिनेरियो क्या है। एंड एक्ट्स रिलेटेड टू द एजुकेशन। एक्ट्स रिलेटेड टू द एजुकेशन का मतलब क्या है कि इस समय शिक्षा के लिए कौन कौन से एक्ट हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन है 2009, राइट टू एजुकेशन 2009 है, वगैरह वगैरह। ये 4 चैप्टर आते हैं इस पूरे टॉपिक के अंदर। दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। ओके, इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, तो यू कैन मेल मी एट jatinsinglajain@gmail.com। फेसबुक के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा पेज है जतिन सिंगला स्टडी। इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे डायरेक्ट मैसेज करने के लिए आपको लिंक ढूंढना होगा जतिन सिंगला 10103। मेरा एक छोटा सा एम है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर पूरे पंजाब के जितने भी पीपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, उन्हें एक छत के थल्ले इकट्ठा कर देना। और वो है मेरा टेलीग्राम चैनल जो स्पेशली पीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है। अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो पीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, फंक्शनल मैनेजर, सीनियर असिस्टेंट, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, बीपीओ, एनी, तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। देखिए क्या है, कहां से पता चलता है कि कोई टीचर जो है एक्चुअल में जीके का टीचर है। आजकल यूट्यूब चैनल्स के ऊपर क्या होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे चैनल को ही आप देखो, ठीक है, कि इधर से एक वीडियो उठाई, उसको समझा, इधर चैनल पे टेप दिया, बीच में क्या है क्यों है भाई जी कुछ नहीं पता। ठीक है, अब देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, आप सर्च मारो, पीपीएससी के लिए आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज से पढ़ाना आपको मिलेगा। आपको पीपीएससी के लिए पॉलिटी की वीडियो मिल जाएंगी, आपको पीपीएससी के लिए और पता नहीं कौन कौन सी वीडियो मिल जाएंगी, बिकॉज दे आर कॉमन टॉपिक। ये पंजाब के हर एक एग्जाम में आते हैं, पीएन से लेकर क्लर्क तक, पीपीएससी हर एक में घुस जाते हैं। लेकिन जो ये वाले टॉपिक्स है ना, एजुकेशन पॉलिसीज, चाइल्ड राइट्स, न्यूट्रिशन, दे विल कवर इन ओनली अ वेरी गुड लेवल ऑफ एग्जाम। ठीक है, तो जो टीचर आपको ये पढ़ा सकता है एक्चुअल में उस टीचर को मिनिमम एटलीस्ट मेरे अकॉर्डिंग 5 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग चाहिए, 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। और मुझे तकरीबन जो है मोर देन 6 years होके हैं जीके पढ़ते और पढ़ाते हुए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए अच्छा काम कर रहा हूं और आप मेरी मेहनत को सम्मानित करना चाहते हैं, तो यू कैन वॉलंटरली पे मी ऑन पेटीएम, दिस इज माई पेटीएम नंबर। और अगर आपको कोई और क्वेरी करनी है तो यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर। ठीक है जी, नेक्स्ट। ओके, हमारा जो आज का टॉपिक है, जैसे मैंने कहा एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश ईरा, इसको भी 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। पहले पार्ट के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन, एंशिएंट इंडियन लर्निंग सिस्टम, जिसे गुरुकुल सिस्टम कहते हैं। देखो अंग्रेजों के आने से पहले क्वेश्चन ये उठता है कि क्या यहां हमारे एजुकेशन नहीं थी भाई, लेकिन उस समय का जो हमारा इंडिजीनियस का मतलब होता है स्वनिर्मित शिक्षा जो प्रणाली थी, उस प्रणाली को गुरुकुल सिस्टम कहते थे। ठीक है, ये क्या थी इसके बारे में देखेंगे। ब्रिटिश कल्चरल पॉलिसीज, जब ब्रिटेन के लोग भारत आए तो उन्होंने अपने कल्चर को किस तरीके से प्रमोट किया।
डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश इरा, जब ब्रिटिश के लोग भारत आए, बरतानिया सरकार का भारत के ऊपर राज हुआ, किस तरीके से इंग्लिश भाषा का प्रमोशन हुआ, वेस्टर्न एजुकेशन भारत में क्या कैसे फैली, एक कॉन्फ्लिक्ट यानी कि पंगा पड़ा था बिटवीन द ओरिएंटलिस्ट एंड द एंग्लिस्टिक्स के बीच में। ओरिएंटलिस्ट कौन होते हैं? जो चाहते हैं कि मीडियम ऑफ एजुकेशन जो है क्लासिकल लैंग्वेज होना चाहिए, जैसे कि संस्कृत, उर्दू, पर्शियन। और एंग्लिस्टिक कौन होते हैं? जो चाहते हैं कि मीडियम ऑफ एजुकेशन जो है वो इंग्लिश भाषा में होना चाहिए। ये एक पंगा खड़ा हुआ था। ये क्या था, क्यों था, ये देखेंगे। इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन एजुकेशन क्लास इन इंडिया। ठीक है, अब देखो, जब ब्रिटिश के लोग भारत आए, उन्होंने भारत के ऊपर राज करना शुरू किया, तो भारत में कहीं बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल थे। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बुद्धिजीवी, इलाइट क्लास, रिच क्लास, जो पढ़ी लिखी क्लास थी, उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, किस तरीके से उन्होंने भारत की इलाइट क्लास को अपनी तरफ किया, राजे महाराजे, उनसे जुड़े हुए शाही खानदान, उनकी सोच को किस तरीके से अपनी एजुकेशन के अंदर डाला, और भारत के अंदर पश्चिमी एजुकेशन का किस तरीके से प्रसार हुआ, वगैरह वगैरह इस टॉपिक के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, ये टॉपिक लिखने की बजाय समझने का ज्यादा है। ये एक तरीके का, अगर आपने कभी पीएचडी सुनी हो तो रिसर्च पेपर होता है। आप किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करते हैं, उसे पब्लिश करते हैं, ये एक तरीके का रिसर्च पेपर है। ठीक है, और इसमें जो जो इंपॉर्टेंट होगा हर स्लाइड के लास्ट में मैं आपको बताता चलूंगा। आपको पॉज करना है, समझना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये। नेक्स्ट, पहले, एजुकेशन सिस्टम बिफोर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इससे पहले कि बरतानिया सरकार भारत में राज करती, भारत में शिक्षा सिस्टम क्या था? द ब्रिटिश रूल एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड थ्रू द चेन ऑफ एलिमेंट्री स्कूल्स दैट्स कॉल्ड द पाठशालास एंड मदरसाज फॉर द हायर एजुकेशन। इससे पहले कि जो बरतानिया सरकार भारत आती, उस समय हमारे यहां पर जो शिक्षा थी वो दी जाती थी थ्रू द पाठशालास और मदरसास। पाठशालास में ज्यादातर जो है हिंदू कम्युनिटी के लोग पढ़ते थे, मदरसास में मेनली जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लोग पढ़ते थे। यानी कि हमारे यहाँ पर जो अपना इंडिजिनियस एजुकेशन सिस्टम था वो पाठशाला मदरसास के अंदर सिमटा हुआ था, जिसको हम कंबाइंड फॉर्म में गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन बोल देते हैं। यहां पर क्या थी? यहां पर बेसिकली इस इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो एजुकेशन थी वो प्रोवाइड करवाई जाती थी ओल्ड टेक्स्ट लाइक वेदास एंड देयर बुक्स। देखिए, इन एजुकेशन सिस्टम के अंदर अंग्रेजों के आने से जस्ट पहले, ठीक है, हमारे यहां पर जो गुरुकुल सिस्टम था, पाठशाला थी, जो हमारे मदरसास थे, ये ज्यादातर वेद या अपने धर्म से जुड़े हुए जो होली बुक्स थी उनको ही पढ़ाती थी। ठीक है, या ये कह लीजिए कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो पूरी तरीके से हमारे रिलीजियन बेस पर था। पूरा धार्मिक एटमॉस्फेयर था उसके अंदर, उसमें कोई ज्यादा साइंटिफिक स्टडी नहीं थी, कल्चरल आर्ट स्टडी नहीं थी। ठीक है, ज्यादातर आपकी बस जिसमें कहते हैं ना घाघर के अंदर सागर, कि भाई बेसिकली पूरा जो सिस्टम था वो एक धर्म के नजरिए से पढ़ा जाता था। ठीक है, जैसे ही ब्रिटिश पुट स्टेप इन इंडिया द एजुकेशन सिस्टम सफर्ड लॉट। जैसे ही ब्रिटेन ने भारत के अंदर स्टेप रखा, पैर रखा, भारत का जो इंडिजीनियस स्वयं निर्मित शिक्षा प्रणाली था, मदरसा, पाठशाला, इन्होंने काफी सफर किया, इनको बहुत ज्यादा लॉस हुआ। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी एजुकेशन के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटानिया से आई थी, भारत के अलग अलग हिस्सों पे राज करती थी, उसने भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए इनिशियल स्टेज में नो इंटरेस्ट दिखाया। नेक्स्ट, द होल सोशल स्ट्रक्चर ऑफ दोज डेज वाज रिलीजियस एंड द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन सर्ज विद द रिलीजियस एटमॉस्फेयर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन समय पर जो हमारा पूरा सोशल स्ट्रक्चर था, यानी कि सामाजिक ढांचा जो था, सर्ज था, बड़ा हुआ था धार्मिक नजरिए से, और पूरी जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन थी वो पूरी तरीके से घुसी हुई थी रिलीजियस एटमॉस्फेयर, यानी कि धार्मिक वातावरण से। यानी कि कहने की बात क्या है कि पूरा जो हमारा एजुकेशन था वो धर्म था, बस जो धर्म कह गया वही एजुकेशन है, जिसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल की कमी थी, लॉजिकल की थोड़ी बहुत कमी देखी गई।
टीचर्स वर यूजली प्राइज्ड, जो टीचर्स थे वो ऋषि मुनि प्राइज्ड हुआ करते थे, मौलवीज हुआ करते थे। सो दे प्रोवाइड लिबरल स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस एजुकेशन, वो हमारे यहां पर लिबरल यानी कि विचारों की आजादी, स्पिरिचुअल यानी कि आत्मा से जुड़ा हुआ, ठीक है, रिलीजियस यानी कि धार्मिक धर्म से जुड़ा हुआ, इन चीजों की ही एजुकेशन देते थे। और हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम था उसे हम लोग क्या बोलते थे, गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। द क्वेश्चन विल केम लाइक दिस, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बिफोर द ब्रिटिश ईरा स्टार्टेड इन इंडिया, इंडिया फॉलोज विच इंडिजीनियस एजुकेशन सिस्टम, तो आंसर आएगा गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। सरल भाषा में कहें, ब्रिटानिया युग का भारत में शुरू होने से पहले भारत के अंदर शिक्षा प्रणाली का कौन सा मॉडल जो था एडॉप्टेड था या यूज किया जाता था, तो हम लोग बोलेंगे गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट, प्री ब्रिटिश देश, यानी कि जब ब्रिटेन भारत में लगभग आया, या फिर ये कह लीजिए ब्रिटेन के लगभग जस्ट आने से पहले हमारे यहां पर पाठशालाएं हुआ करती थी, मदरसाज हुआ करते थे। पाठशाला के अंदर बेसिकली हिंदू धर्म से, उनके धर्म से जुड़े हुए कानूनों की स्टडी होती थी। मदरसाज के अंदर बेसिकली मुस्लिम भाषाएं जैसे कि उर्दू, पर्शियन, फारसी या उनके जो धर्म के कानून थे उनके बारे में पढ़ाया जाता था। ब्रिटिशर्स शोज नो इंटरेस्ट इन एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ रूल इन इंडिया। ब्रिटानिया सरकार ने अपने शासक के पहले युग के अंदर भारत में शिक्षा के प्रसार को कुछ ज्यादा बढ़िया नजरिए से नहीं देखा कि भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारा मेन मकसद है प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना, इंडिया से व्यापार करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द ब्रिटिशर्स इन पर्सनल इंडेवर एंड फॉर द पॉलिटिकल गेन शोज्ड सम इंटरेस्ट इन द स्प्रेडिंग ऑफ द एजुकेशन। यहां पर कहता है कि कुछ ब्रिटिशर्स ने, कुछ ब्रिटानिया सरकार के अधिकारियों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, पर्सनल इंडेवर के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए कुछ इंटरेस्ट दिखाया भारत के अंदर एजुकेशन को फैलाने में, ठीक है। पर्सनल इंडेवर का मतलब क्या है कि भाई एक थोड़ी सी एजुकेट कर दो इंडिया के कुछ किसी एक खास हिस्से को, तो उससे क्या करेंगे, हम क्लर्क का काम करवा लेंगे, ठीक है। अगर कुछ लोग हमारे जो है एजुकेट हो गए इंडियंस, उनको हम लोग अपना कुछ काम दे देंगे तो कम खर्चे पर हमारे यहां पर क्लर्क रख लिए जाएंगे, नहीं तो इनको जो है काम करने के लिए ब्रिटानिया सरकार से, ब्रिटेन से लोग मंगवाने पड़ते थे। इस तरीके से वो अपने राजनीतिक और पर्सनल फायदे के लिए कुछ सोसाइटी के लोगों को स्टार्टिंग में एजुकेट करना शुरू करने लगे। नेक्स्ट, इनिशियली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नॉट कंसर्न्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम बिकॉज देयर प्राइम मोटिव वाज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट मेकिंग। यहां पर डबल स्टार लगाओ। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, इन द प्री ब्रिटिश इरा और इन द इनिशियल स्टेज ऑफ ब्रिटिश इरा दे वर नॉट वेरी मच कंसर्न्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। व्हाई? ओके, कि जो ब्रिटिश जो है वो अपने शासन काल के कुछ स्टार्टिंग के समय काल में, युग के अंदर भारत के अंदर शिक्षा नीति के प्रसार के लिए कुछ ज्यादा जो है मतलब उन्होंने कुछ काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनका जो मेन मकसद था, वो मेन मकसद था, प्राइम मोटिव वाज ट्रेडिंग, कि भारत के साथ व्यापार करो और प्रॉफिट मेकिंग, और पूरा का पूरा क्या कमा डालो, प्रॉफिट कमा डालो, ठीक है। अब लेकिन धीरे धीरे उनको यह समझ में आना शुरू हो गया कि भाई बिल्कुल इग्नोर करके तो काम नहीं चलने वाला, तो उन्होंने एक थ्योरी चलाई, दैट इज नोन एज डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ये आपके बीएड में आती है, अगर आपने बीएड ढंग से करी है, डिग्री लेने के लिए करी है, तो बस फिर हो गया काम। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन जो थी लॉर्ड मैक्लॉयज के द्वारा दी गई थी, आगे हम पढ़ेंगे। लॉर्ड मैक्लॉयज के द्वारा दी गई थी 1835 के अंदर, लॉर्ड मैक्लॉयज माइन्यूट पॉलिसी, ठीक है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या कहती है कि हम पूरे भारत को एजुकेट करने की बजाय, rather than educated the complete masses of India, we will educate a section of upper and middle class, कि हम पूरे भारत के जन समूह को शिक्षा देने की बजाय भारत की जो अपर क्लास है, रिच क्लास है, इलाइट क्लास है या मध्यम वर्ग है, उन्हीं को ही शिक्षान्वित करेंगे, उन्हीं को शिक्षा देंगे। क्यों करेंगे?
इनका मेन मकसद क्या था, इस एक ऐसे इंडियंस का निर्माण करना, ठीक है, इंडियंस इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, ऐसे भारतीयों का निर्माण करना जो खून से और रंग से तो इंडियन हो, लेकिन जिसके काम करने का नजरिया, सोचने का नजरिया इंग्लिश होना चाहिए। यानी कि ऐसे जिसको हम ब्लैक इंडियंस बोलते हैं, बस ब्लैक ब्रिटिशर्स बोलते हैं इनको, नोन एज ब्लैक ब्रिटिशर्स, और ब्लैक इंग्लिश में काले अंग्रेज पैदा कर दो जो खून और चमड़ी से तो इंडियन हो, लेकिन जिनकी सोचने और काम करने का नजरिया इंग्लिश हो। ठीक है, इस थ्योरी को डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी बोलते थे। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी लगभग 1835 में लॉर्ड मैक्लॉयज नाम सुना होगा। लॉर्ड मैक्लॉयज ने एक पॉलिसी दी थी, लॉर्ड मैक्लॉयज माइन्यूट पॉलिसी, 1835। ठीक है, उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी। दिस वॉज ऑल्सो कॉल्ड डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है, द फॉलोइंग स्टेप्स एंड मेजर वर टेकन बाय द ब्रिटिशर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। अब वो डिसाइड कर चुके हैं कि हम भारत की अपर क्लास और मिडिल क्लास को एजुकेट करेंगे, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को फॉलो करेंगे। थोड़ा सा समझा देता हूं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या होती है। टॉप टू बॉटम अप्रोच, टॉप टू बॉटम अप्रोच। क्या करो, देखो भारत के समाज को बाइफ्रैक्चुएट कर दो, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। क्या करो, अपर क्लास को एजुकेट कर दो। अपर क्लास को एजुकेट करके जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्रिटिश प्रबंधकीय ढांचा है, उनके अंदर एक बड़ी बड़ी नौकरियां दे दो। तो ये एक तरीके से रोल मॉडल बन जाएंगे, एक तरीके से मॉडल बन जाएंगे मिडिल क्लास और लोअर क्लास का। तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास अपनी अपर क्लास को देखकर खुद ब खुद बाय टेस्ट क्या बन जाएगी, इंग्लिश बन जाएगी। यानी कि अगर आप घर के किसी सबसे बड़े सदस्य को अपनी तरफ कर लोगे तो ऑटोमेटिकली छोटे कुछ सदस्य आपकी तरफ हो जाएंगे। इसको बोलते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, टॉप टू बॉटम अप्रोच। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अ ब्रिटिश ऑथर, एक ब्रिटिश ऑथर थे जिनका नाम था अर्थर हॉवेल। अर्थर हॉवेल ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया। उन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखा, एजुकेशन इन इंडिया अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट फर्स्ट इग्नोर। ठीक है, एक ब्रिटिश ऑथर थे जिनसे हमें ये सारी बातें पता चलती हैं, जिनका नाम है अर्थर हॉवेल। इनकी किताब का नाम याद रखिए, एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया। और वो अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपने पहले स्टेज के अंदर एजुकेशन को पूरी तरीके से क्या किया, इग्नोर किया। अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कौन थी, पहले इसके बारे में समझो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी? जैसे एक प्राइवेट कंपनी होती है किसी पर्टिकुलर कंपनी को चलाने के लिए, ठीक है, वैसे ये कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दे वर एम्प्लॉयज ऑफ ए ग्रेट कमर्शियल कंसर्न कॉल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये एक एम्प्लॉयज थे। कमर्शियल का मतलब होता है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, और ये किस तरीके की प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी से रिलेट करते थे, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर 24 मेंबर्स हुआ करते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जैसे किसी कंपनी को चलाने के लिए मेंबर्स होते हैं, 24 मेंबर्स हुआ करते थे। इन 24 मेंबर्स को बोलते थे द कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर। याद रहे, कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर, द मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द स्टार्टिंग 24 एंड दे आर नोन एज द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिनका मेन काम था टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ कंपनी अब्रॉड। ठीक है, कि इंग्लैंड के बाहर, ब्रिटेन के बाहर जहां जहां पर भी कंपनी का रूल है या कंपनी का काम फैला हुआ है उनको मैनेज करना, ये इन एम्प्लॉयज का काम हुआ करता था। देयर वर 24 मेंबर्स इन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हु इज नोन एज द कोर्ट्स ऑफ द डायरेक्टर। अब जैसे कि आप जानते हैं, थोड़ा बहुत अगर आपने इतिहास पढ़ लिया हो तो आपको पता होगा 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। प्लासी का युद्ध हुआ, इसको हम हिस्ट्री में कवर करेंगे, यहां पर मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। ठीक है, 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। उसके बाद 22 अक्टूबर, दोनों बैटल का ईयर याद रखना, 1764 को बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। बक्सर का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 के अंदर, बैटल ऑफ बक्सर।
अब इन बैटल्स के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो राज था, मैं आपको मैप बना के समझा दूं, वो बंगाल और उसके आसपास के, ये पूरा बंगाल जो आज का बांग्लादेश, असम, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल है, और इसके आसपास के एरिया बिहार, उड़ीसा, यहां तक इनका जो राज था फैलना शुरू हो चुका था। अब इतने बड़े हिस्से को संभालने के लिए किसी ना किसी इंसान की जरूरत थी, तो उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था रेगुलेशन एक्ट 1773। ये एक तरीके का कानून है भाई, जो लंदन की पार्लियामेंट में, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में, संसद के अंदर पास हो रहा है, ठीक है, भारत को रेगुलेट करने के लिए कि जिस हिस्से पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो गया है उसको किस तरीके से रेगुलेट करेगा, कौन मैनेज करेगा, कौन कंट्रोल करेगा। इसी एक्ट के तहत एक पोस्ट बनाई जाएगी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बने उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। रेगुलेशन एक्ट 1773 के तहत पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बने वॉरेन हेस्टिंग्स। अब ये बंदा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कहने पर बंगाल और उसके आसपास के एरियाज को मैनेज करेगा, और इस बंदे को बोला जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकमिंग अ रूलर पावर इन बंगाल इन 1765, following the example of the contemporary English government, the court of directors refused to take on itself the responsibility for the foundation of the people of India, for the education of the people of India, and decide to leave the education to the private effort। ठीक है, ये कह रहे हैं कि 1765 के अंदर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के अंदर एक रूलिंग यानी कि शासक के तौर पर निकल के आई। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मेंबर थे, जिनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते थे, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि भाई हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भारत के अंदर एजुकेशन को फैलाने के लिए, ठीक है। एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दी गई। प्राइवेट लोग कौन होते हैं? जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं, समाज सुधारक है, भारत की जो इलाइट क्लास है, कि भाई ये देखेगी अपने लोगों को पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। स्टार्टिंग के अंदर इनका ये जो था व्यवहार था। However, the Indian officers of East India Company urged the court of director to do something for the Oriental learning। अब कुछ इंडियंस जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आधिकारिक तौर पर काम करते थे, उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर उन 24 मेंबर के अंदर रिक्वेस्ट करी कि कृपया कुछ तो स्टेप उठाइए, ओरिएंटल यानी कि संस्कृत भाषा से जुड़े हुए लोगों की एजुकेशन को बढ़ावा। मतलब जेडे साडे क्षेत्रीय लोग ने, लोकल भाषा दे नाल जुड़ी हुई पढ़ाई करने वाले लोग ने, उर्दू होगी, फारसी होगी, पर्शियन होगी, संस्कृत होगी, भी इन्हां दी एजुकेशन वास्ते प्लीज कुछ करो। तो इन्हां ने कुछ एफर्ट किए, हुण असीं ओह वेखांगे कि किहड़े-किहड़े एफर्ट किए। नंबर 1 वॉरेन हेस्टिंग, जो कि मैंने आपको बताया था कि पहला फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, ठीक है। इसने सेटअप किया एक मदरसा जिसका नाम था कलकत्ता मदरसा, ठीक है। ही सेटअप अ मदरसा, कलकत्ता मदरसा 1781 के अंदर फॉर द स्टडी एंड द लर्निंग ऑफ पर्शियन एंड अरेबिक लैंग्वेज, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग जैसे ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, उन्होंने 1781 के अंदर एक मदरसे की शुरुआत करी, कलकत्ता मदरसा, जिसके अंदर स्टडी यानी कि अध्ययन किया जाता था, लर्निंग यानी कि सीखा जाता था पर्शियन और अरेबिक यानी कि मुस्लिम भाषा से, धर्म से जुड़ी हुई भाषाओं को। उसके बाद एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का निर्माण हुआ, ये अंडरलाइन कर लो, ये क्वेश्चन है आपका, एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है। कलकत्ता मदरसा क्वेश्चन है आपका, लास्ट ईयर पीपीएससी में क्या था वो भी बताऊंगा। द एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाय सर विलियम जॉन्स इन कलकत्ता 1784। एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का निर्माण हुआ, इसका निर्माण किसने कराया? पहला क्वेश्चन सर विलियम जॉन्स ने कराया। कहां पर निर्माण हुआ? कलकत्ता के फोर्ट विलियम्स के अंदर। कलकत्ता में एक जगह है फोर्ट विलियम्स में, वहां पर शुरुआती दिनों में इनका हेडक्वार्टर होता था। कौन सी ईयर के अंदर? 1784। अब भाई साहब, एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल होती क्या है, ध्यान से समझिए। एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है मुख्यतः 4 चीजों के ऊपर काम करती थी। अगर आप किसी मेन क्लास के ऊपर, समाज के ऊपर राज करना चाहते हैं, पहले वहां के इतिहास के बारे में समझना होगा, वहां के धर्म, जात पात के बारे में समझना होगा। तो इनका मेन काम क्या था? भारत की जो हिस्ट्री है यानी कि इतिहास, भारत का जो कल्चर है यानी कि भारत की जो संस्कृति है,
और तीसरा भारत का जो सोशल साइंस है यानी कि समाज है, आर्ट है, इसको स्टडी करेंगे। स्टडी करके एक पूरा वेल प्लान्ड प्लान बनाएंगे कि किस तरीके से भारत का जो समाज है वो आगे बढ़ता है, सोचता है। इसमें इंटेलेक्चुअल्स होते थे ब्रिटेन के बुद्धिजीवी, जो भारत के इतिहास को, संस्कृति को, उनके आर्ट एंड कल्चर को पढ़ते थे। ये बात याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाद में एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का नाम चेंज करके द रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कर दिया गया। द रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद आए जी जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन जो कि बनारस के रेजिडेंट थे, बनारस के रहने वाले थे। इन्होंने संस्कृत कॉलेज का निर्माण करवाया 1791 के अंदर। तो डायरेक्ट कॉलेज जोनाथन डंकन से कौन से कॉलेज का निर्माण करवाया? ही स्टार्टेड द संस्कृत कॉलेज इन 1791 टू स्टडी द लॉ, कानून, लिटरेचर, साहित्य एंड कल्चर ऑफ हिंदुइज्म, ताकि वो भारत के हिंदू धर्म के कानूनों को, संस्कृत को, साहित्य को स्टडी कर सकें, पढ़ सकें। इसलिए उन्होंने संस्कृत कॉलेज का निर्माण करवाया 1791 में, ठीक है जी। वॉरेन हेस्टिंग ने 1781 में कलकत्ता ऑफ मदरसा बनवाया। एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में बनी बाय द सर विलियम जॉन्स। तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी, खोल के भेजाओ। एस्थेटिक सोसाइटी का काम क्या है? भारत के इतिहास को, भारत के कल्चर को, समाज को समझना, पढ़ना और उसे एक बड़े पर्दे पर लाके खड़ा करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। द कलकत्ता मदरसा एंड द संस्कृत कॉलेज वर डिजाइंड टू प्रोवाइड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ क्वालिफाइड इंडियंस टू हेल्प द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ। देखिए, जो कलकत्ता मदरसा थे, जो ओपन किए गए थे अरब लॉ को, मुस्लिम लॉ को पढ़ने के लिए, संस्कृत कॉलेज जो हिंदू लॉ को पढ़ने के लिए ओपन किया गया था, इनका मेन मकसद क्या था? एक ऐसे इंडियन की चेन को सप्लाई करना जो ब्रिटिशर्स की भारत के अंदर प्रबंधकीय ढांचे के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मदद कर सके। क्यों? क्योंकि जब ब्रिटेन के लोग भारत आए, वहां पर तो एक ही कानून होता था सबके लिए। हमारे यहाँ पे तो भाई पंगे ही पंगे थे, हिंदुओं का अलग लॉ, मुस्लिम्स का अलग लॉ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हिंदू मैरिज एक्ट अलग था, मुसलमानों के लिए शादी के कानून अलग थे। तो इन्होंने कह दिया कि बिना इंडियंस की मदद के हम लोग नहीं कर सकते। तो यहां पर वो ऐसे कुछ इंडियंस को तैयार करते थे जो उनकी मदद कर सके एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिया के ऊपर राज करने में, उसको समझने में, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। ये बंदा खतरनाक है, इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड वेल्सली स्टार्टेड द फोर्ट विलियम कॉलेज in the year of 1800 for the training of civil servant in the language and the customs of Indians, ठीक है। अब देखिएगा, लॉर्ड वेल्सली ने एक कॉलेज का निर्माण करवाया जिसे हम फोर्ट विलियम्स ऑफ कॉलेज बोलते हैं 1800 ईस्वी के अंदर, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है यूपीएससी एक पेपर लेती है सीडीएस, उसके अंदर पूछा गया था कि भाई फोर्ट विलियम कॉलेज किसने निर्माण करवाया? लॉर्ड वेल्सली ने। किस ईयर के अंदर? 1800 के अंदर। मेन मकसद क्या था? यहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी सिविल सर्वेंट्स को। अब ये सिविल सर्वेंट्स कौन थे? देखिए, ब्रिटेन जो है उस समय अलग अलग हिस्सों पे राज करता था। अमेरिका पे राज था, ठीक है, 1757 से आगे तक, कुछ समय तक इंडिया के ऊपर कई हिस्सों पे राज था। तो जहां जहां पर ब्रिटेन का राज था, जिसको हम कॉलोनियल पीरियड बोलते हैं, वहां पर मैनेज करने के लिए कुछ अंग्रेजी अधिकारी आया करते थे और उन अधिकारियों को जॉब तभी दी जाएगी अगर वो सिविल सर्विस का पेपर जो है क्लियर करके आते हैं। अब जब ब्रिटेन से कुछ अधिकारी पेपर क्लियर करके भारत आते थे तो उनको भारत की भाषाएं सिखाना, यहाँ के कस्टम, रीति रिवाज सिखाना कि भाई आपको भारत में काम करना है तो यहाँ की भाषाएं और रीति रिवाज, कानून आपको आने चाहिए। उसके लिए ये कॉलेज खोला गया था बाय द लॉर्ड वेल्सली। बाद में इस कॉलेज को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कहने पर 1802 में क्लोज कर दिया गया एंड शिफ्टेड टू द लंदन, और कहा कि भाई नहीं, हम अपने सिविल सर्वेंट्स को इंडियन में ट्रेनिंग नहीं देंगे, हमारी बेइज्जती है, हम इसको लंदन वापस लेके जा रहे हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वापस उठा के इसको कहां ले गए? लंदन के अंदर। ये बात याद रखिए। देयर वाज ए पर्सन कॉल्ड जॉन बॉर्थविक, जॉन बॉर्थविक, जिसने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन की स्थापना करने में बहुत बड़ा योगदान बनाया। यानी कि देयर इज ए वेरी लार्ज यूनिवर्सिटी नोन एज द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन, उसकी स्थापना में इनका बहुत बड़ा रोल था। तो जॉन बॉर्थविक ने भारत की जो ओरिएंटल लैंग्वेजेस थी, ओरिएंटलिस्ट लैंग्वेज मतलब
क्षेत्रीय भाषाएं, लोकल भाषाएं, उनके ऊपर पहली बार एक डिक्शनरी लिखी ताकि शब्दों से वहां के अंग्रेज उनकी भाषाओं को समझ सके, नोन एज इंग्लिश हिंदुस्तानी डिक्शनरी। जॉन बॉर्थविक, जिन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन की स्थापना में बड़ा रोल अपनाया था, भारत की क्षेत्रीय भाषाओं के ऊपर, ओरिएंटल लैंग्विस्टिक के ऊपर, ठीक है, एक डिक्शनरी लिखी नोन एज इंग्लिश हिंदुस्तानी डिक्शनरी। इसमें विद ग्रामर, अ ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज, भारत की भाषाओं को, हिंदुस्तान की भाषाओं को समझने के लिए ग्रामर बताई जाती थी कि भाई हम किस तरीके से इंडियन की भाषाओं को समझे ताकि भारत के समाज को समझ सके और उनके ऊपर लंबे टाइम तक राज कर सके। नेक्स्ट, अब इशू क्या था? इशू रिगार्डिंग दिस स्टेजेस। अब ये सब कुछ हो रहा है, इशू आ गया जी, एजुकेटेड इंडियन, जो भारत के एजुकेटेड थे, एलाइट क्लास थी, अपर क्लास थी, और जो क्रिश्चियन मिशनरी, क्रिश्चियन मिशनरीज कौन होती हैं? जिनका काम होता है टू प्रमोट द क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन धर्म को भारत के अंदर प्रमोट करना, दैट इज नोन एज क्रिश्चियन मिशनरीज। तो भारत के जो एजुकेटेड इंडियंस थे और जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ये कह लीजिए ब्रिटानिया के ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया कि आप भारत के अंदर मॉडर्न एजुकेशन दो। क्यों? क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन जो है भारत में सेकुलरिज्म लेके आएगी, और सेकुलरिज्म कब आएगा? जब भारत में वेस्टर्न एजुकेशन आएगी, पश्चिम शिक्षा आएगी। देखो क्यों हुआ ये सब, पहली बात समझो। एक रेवोल्यूशन आया था नोन एज अमेरिकन रेवोल्यूशन। इस टॉपिक को समझने के लिए ना आपको बहुत चीजें पढ़नी पड़ेंगी। अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन लगभग 1765 से लेकर 1783 तक चला, जिसमें अमेरिका को आजादी दिलाई ग्रेट ब्रिटेन से। इस रेवोल्यूशन के थ्रू अमेरिकन रेवोल्यूशन आया, जिसमें फ्रांस ने उसकी काफी मदद करी 1765 से लेकर 1783 के बीच में। इस रेवोल्यूशन के थ्रू उन्होंने कॉलोनियल पीरियड से ग्रेट ब्रिटेन से आजादी दिलवा ली। तो जो भारत का एजुकेटेड इंडियन था वो इस बात को समझ चुका था कि अगर वेस्टर्न एजुकेशन हमारे यहां पर आ गई तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो जो एजुकेटेड इंडियन थे और जो क्रिश्चियन मिशनरीज क्या कह रही थी कि अगर भारत के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन, पश्चिम शिक्षा आएगी, तभी हम उनको पश्चिम शिक्षा से जोड़कर क्रिश्चियन बना डालेंगे। ये दोनों का अपना अपना सवाल था। तो दोनों ने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला कि इन्हें मॉडर्न एजुकेशन दो, इन्हें वेस्टर्न एजुकेशन दो। ठीक है, नेक्स्ट, फायदा क्या था? इनलाइटेड इंडियंस, जो भारत का पढ़ा लिखा इंडियंस था, वो सोचता था, थॉट दैट द वेस्टर्न एजुकेशन वाज द रेमेडी फॉर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इल ऑफ द कंट्री। ठीक है, जो भारत का पढ़ा लिखा इंडियन था वो ये सोचता था कि जो पश्चिम शिक्षा है वो एक रेमेडी है। रेमेडी होता है सारी बीमारियों की दवाई, रेमेडी संजीवनी है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कुरीतियों को दूर करने के लिए। पढ़ा लिखा इंडियन सोच रहा है कि जैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन से अमेरिका आजाद हुआ, वहां क्रांति आई, उसी तरीके से अगर वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में आई तो भारत में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो कुरीतियां वो दूर हो जाएंगी। दूसरी तरफ से जो मिशनरीज थी, क्रिश्चियन मिशनरीज, वो सोच रही हैं कि अगर मॉडर्न एजुकेशन जो है भारत के अंदर, जो भारतीय लोगों का अपना एक विश्वास है, अपने रीति रिवाज है, कुरीति है, उनको पूरी तरीके से क्या कर देगी? डिस्ट्रॉय कर देगी। आप देखो कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा होता है ना, वो ज्यादा हमारे इंडियंस के कस्टम को नहीं मानता, क्योंकि आज भी हम लोग उसी एजुकेशन सिस्टम से बंधे हुए हैं जो भारत के फेथ को, रीति रिवाजों को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक है, तो इनका क्या कहना था कि अगर भारत के अंदर मॉडर्न एजुकेशन आई तो भारत के रीति रिवाज जो है अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एंड दे वुड टेक टू क्रिश्चियनिटी, और वो अपने आप ऑटोमेटिकली किसकी तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे? क्रिश्चियनिटी की तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे। इनलाइटेड इंडियन में एक नाम आता है राजा राम मोहन राय। आई होप आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन रिफॉर्मर इन इंडिया। ठीक है, राजा राम मोहन राय, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं, आधुनिक भारत के जनक भी कहीं कहीं इनको कहा गया है। 1817 के अंदर इन्होंने एक कॉलेज की स्थापना करी डेविड हरारे के साथ मिलकर, दैट इज नोन एज हिंदू कॉलेज। ठीक है, हिंदू कॉलेज की निर्माण करवाया 1817 के अंदर डेविड हरारे के साथ मिलकर। अब जो जैसे इनलाइटेड इंडियन ये थे इंटेलेक्चुअल, ये राजा राम मोहन राय को इनलाइटेड इंडियन यानी कि एजुकेटेड इंडियन कहा गया है। ये कह रहा था कि वेस्टर्न एजुकेशन ही
भारत के अंदर सारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कुरीतियों को दूर करने का अंदाजा है। अब मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं कि जो एजुकेटेड इंडियंस थे उनका सोचने का तरीका अलग था, जो क्रिश्चियन मिशनरी थे उनका स्वार्थ अलग था, और बीच में पिस रहे थे ओरिएंटलिस्ट, लोकल भाषाई लोग जो अपने रीति रिवाज को छोड़ना नहीं चाहते। कश्मकश खड़ी हो गई, प्रॉब्लम खड़ी होगी कि भाई करे तो करे क्या। नेक्स्ट देखते हैं। जब अब ब्रिटेन के ऊपर इतना प्रेशर आ गया तो क्रिश्चियन मिशनरीज ने प्रेशर डाला और ब्रिटानिया सरकार ने अपनी पॉलिसीज में क्या किया, बदलाव किया। तो बदलाव करेंगे तो भारत के अंदर किसका इंट्रोड्यूस किया जाएगा, पश्चिमी एजुकेशन का। और पश्चिमी एजुकेशन का इंट्रोड्यूस बेसिकली किसके कहने पर किया जा रहा है, क्रिश्चियन मिशनरीज के कहने पर किया जा रहा है, पश्चिमी शिक्षा का प्रसार। ठीक है, देयर वर टू पर्सन, वन इज नोन एज चार्ल्स ग्रांट, डबल स्टार लगाओ, चार्ल्स ग्रांट। सेकेंड वन इज नोन एज विलियम विल्बरफोर्स। ये दो बेसिकली इंग्लिश मिशनरीज थे। मिशनरीज का मतलब ऐसे लोग जो भारत के अंदर इंग्लिश भाषा के प्रसार को बढ़ावा देना चाहते हैं। ठीक है, एक चार्ल्स ग्रांट और दूसरा विलियम विल्बरफोर्स। चार्ल्स ग्रांट के ऊपर क्वेश्चन क्या आता है, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, इनके बारे में पढ़िए। चार्ल्स ग्रांट, चार्ल्स ग्रांट इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, डबल स्टार। अगर पूछे फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहते हैं, राजा राम मोहन राय। चार्ल्स ग्रांट को फादर ऑफ मॉडर्न, आधुनिक शिक्षा के जनक कहा गया है। किसको, चार्ल्स ग्रांट को। क्यों कहा गया है? ही इज नोन सो बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट दैट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 केम इनटू एग्जिस्टेंस। This act promotes the modern education in India as it sanctions about 1 lakh rupees of education, double star। अब चार्ल्स ग्रांट को ऐसा क्यों कहा गया है, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया? इन्हीं की एफर्ट की वजह से भारत के अंदर चार्टर एक्ट 1813 आया। चार्टर एक्ट क्या है, एक कानून जो लंदन की पार्लियामेंट में पास हुआ, कौन से ईयर में, 1813 में। इस एक्ट में पहली बार इंडिया के अंदर एजुकेशन के प्रमोशन के लिए 1 लाख रुपए का बजट रखा गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो का, अंडर द विच एक्ट फर्स्ट टाइम द ब्रिटेन गवर्नमेंट सैंक्शनड 1 लाख रुपीस बजट फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। किस कानून के तहत पहली बार ब्रिटानिया सरकार ने इंडिया के अंदर 1 लाख रुपए का बजट रखा एजुकेशन के प्रमोशन के लिए? चार्टर एक्ट 1813, जो चार्ल्स ग्रांट के कोशिशों के बाद आया। नाउ विल सी व्हाट इज द चार्टर एक्ट 1813 और ये फेल क्यों हुआ। चार्टर एक्ट 1813, जैसे कि बताया कि 1813 में लंदन में कानून पास हुआ। दिस एक्ट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश रूल फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। अंडर द विच एक्ट, क्वेश्चन क्या आएगा, किस एक्ट के तहत पहली बार ब्रिटेन सरकार ने, ब्रिटेन राज ने भारत के अंदर एजुकेशन को डेवलपमेंट करने के लिए एक्चुअल में पहला स्टेप उठाया, वो था चार्टर एक्ट 1813। दिस एक्ट फोर्स द इंग्लिश कंपनी टू पे एटलीस्ट 1 लाख रुपीज फॉर इंडियन एजुकेशन एंड वाज अवेलेबल इन द ईयर ऑफ 1813। इस एक्ट ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कहीं ना कहीं इस बात के लिए प्रेशराइज किया, कानून बनाकर, कि भाई भारत के अंदर शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपया अब आपको देना है। लेकिन आया तो 1813 में था, लेकिन ये बजट कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। मेक इन माइंड, दिस बजट नेवर एवर यूज्ड फॉर द एजुकेशन। हाँ, कुछ पैसा बाद में 1823 में इस्तेमाल किया गया एजुकेशन के लिए। ठीक है, हाउ एवर दिस एक्ट वॉज फेल्ड। अब ये एक्ट फेल्ड क्यों हुआ एजुकेशन के नजरिए से? नंबर 1, द एक्ट हैड फेल्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। नंबर 1, it failed to state the language for medium of instruction for the education institution। जैसे कि मैंने कहा कि पंगा खड़ा हो रखा है, क्रिश्चियन मिशनरीज कहती हैं वेस्टर्न एजुकेशन दो, ठीक है, इंग्लिश मिशनरीज कह रही हैं इंग्लिश के अंदर दो, ठीक है, और जो भारत का एजुकेटेड इंडियन है वो कहता है वेस्टर्न एजुकेशन दो। भाई एजुकेशन देनी है तो किस माध्यम में देनी है? द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, शिक्षा की भाषा क्या होनी चाहिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा था जो इस एक्ट में नहीं बताया गया था। इट वॉज ऑल्सो एम्बिग्यूस। एम्बिग्यूस का मतलब होता है अनक्लियर, जो जिसको हम बोलते हैं दिमाग में दो सोच, एक सोच ना होना, अबाउट द मीन्स ऑफ द एक्सपेंडिंग इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है,
इस जो जो ये एक्ट था, यो एक तरीके से अनक्लियर था भाई कि भारत के अंदर कैसे इंग्लिश एजुकेशन को प्रसार किया जाए। क्या वो एकदम सभी को दे दी जाए, या कंप्लीटली इंग्लिश रखा जाए, या कुछ हिस्से में इंग्लिश रखा जाए, कुछ हिस्से में ओरिएंटल रखा जाए। इन बातों का जवाब इस एक्ट से नहीं मिला, तो जिस वजह से ये एक्ट पूरी तरीके से फेल था। नाउ व्हाट इज द डिबेट बिटवीन द ओरिएंटलिस्ट एंड द एंग्लिस्टिक डिबेट। सबसे पहले ओरिएंटलिस्ट and Anglistic debate was debate between the Orientalist and Anglistic due to the issue of the language for the medium of instruction in India। Orientalist और Anglistic debate जो थी भारत के अंदर शिक्षा के मीडियम की जो भाषा है वो कौन सी होगी, इस बात के ऊपर आधारित थी। ओरिएंटलिस्ट कौन थे? जो चाहते थे कि भाई इंडिया के अंदर एजुकेशन जो है क्लासिकल लैंग्वेज, जो हमारी क्लासिकल भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं यानी कि वर्नैकुलर लैंग्वेजेस हैं, उनके अंदर जैसे कि संस्कृत हुई, पर्शियन हुई, अरेबिक हुई, इसके अंदर हमारे यहां पर शिक्षा दे दो चाहे वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है। एंग्लिस्टिक कहते थे हु वांट टू प्रमोट वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया विच सपोर्टेड इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो ये कह रहे थे कि भारत के अंदर पश्चिमी जो शिक्षा है उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश होना चाहिए। तो जो इंग्लिश भाषा के लिए थे वो एंग्लिस्टिक, जो लोकल भाषा क्लासिकल लैंग्वेज संस्कृत, पर्शियन, अरबी, फारसी इनके लिए थे वो ओरिएंटलिस्ट थे। इस डिबेट का अंत किया आकर मैक्लॉय सिस्टम ऑफ एजुकेशन, अगेन डबल स्टार क्या, मैं एग्जामिनर होता तो पक्का डालता, मैक्लॉय सिस्टम ऑफ एजुकेशन, या फिर जिसको बोलते हैं मैक्लॉयज माइन्यूट पॉलिसी। मैक्लॉयज माइन्यूट पॉलिसी 1835 में आई। ठीक है, मैक्लॉयज माइन्यूट पॉलिसी 1835 में आई। उससे पहले एक चीज समझा दूं, रेगुलेशन एक्ट आया भारत में 1773 में, जिसके तहत आपको बताया भारत में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट बनाएगी। 1773 से चार्टर एक्ट आया 1833, चार्टर एक्ट 1833। इस एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को बदला गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट से। चार्टर एक्ट 1833 के बाद आया चार्टर एक्ट 1858। ठीक है, इसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को रिप्लेस किया गया किस पोस्ट से? वाइस रॉय की पोस्ट से। तो अब लॉर्ड मैक्लॉय पॉलिसी 1835 में आई है, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का तो रूल खत्म हो चुका है, अब गवर्नर जनरल ऑफ किसका रूल शुरू हो चुका है? इंडिया। और चार्टर एक्ट 1833 के तहत ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को बदला गया इंडिया की पोस्ट के साथ, और भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ये भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो लॉर्ड मैक्लॉय ने अपना जो माइन्यूट पॉलिसी है उस समय के भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक के सामने रखा था, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस प्रपोजल को मान लिया था। अब क्या था? दिस सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड मैक्लॉय इन 1835। दिस सिस्टम पुट एंग्लिस्टिक एंड ओरिएंटलिस्ट डिबेट टू एन एंड। ये सिस्टम ने एंग्लिस्टिक यानी कि अंग्रेजी भाषा के प्रमोटर, ओरिएंटलिस्ट और क्लासिक भाषा के प्रमोटर के बीच में जो डिबेट छुड़ी है उसका अंत किया, फाइनल सॉल्यूशन दे दिया। और इस सिस्टम को हम लॉर्ड मैक्लॉयज माइन्यूट पॉलिसी कहते हैं। क्या कहता है ये सिस्टम? देखिए, दिस सिस्टम क्लियरली स्टेट दैट वेस्टर्न एजुकेशन हैज टू बी प्रमोटेड इन इंडिया थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। कि भारत के अंदर पश्चिमी शिक्षा का प्रसार सिर्फ और सिर्फ किस भाषा में होगा? इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होगा। अंडर दिस सिस्टम पर्शियन वाज एबॉलिश्ड एज द कोर्ट लैंग्वेज। पहले जो हमारी अधिकृत भाषा थी वो पर्शियन थी इस एक्ट के आने से पहले, लेकिन अब पर्शियन को रिप्लेस कर दिया गया किस भाषा के साथ? इंग्लिश भाषा के साथ, और इंग्लिश भाषा को हमारी अधिकृत यानी कि कोर्ट लैंग्वेज बना दिया गया। दूसरा, इस सिस्टम के तहत द प्रिंटिंग ऑफ इंग्लिश बुक वाज मेड फ्री, कि अगर आप इंग्लिश भाषा में किताबें छापते हैं तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, फ्री रहेंगे। These were widely available in the market at very low price. These increased the use of English in India. ठीक है, इंग्लिश भाषा के प्रसार के लिए इन्होंने कहा कि अगर आप इंग्लिश भाषा में छपने वाली किताबों को छापते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी या बहुत
लो रेट पे मार्केट में बिकेंगे, जिससे भारत में इंग्लिश भाषा का काफी प्रसार होगा, क्योंकि इंग्लिश के अंदर मीडियम ऑफ एजुकेशन चलाना था। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा, नेक्स्ट, फॉर द इंप्लीमेंटिंग ऑफ दिस सिस्टम इन्होंने 42 स्कूल सेटअप किए 1842। देखिए 1835 में मैक्लॉय पॉलिसी आई और 1842 यानी कि लगभग 7 साल के अंदर इन्होंने 42 स्कूल इस्टेब्लिश किए जो सिर्फ इंग्लिश को ही प्रमोट करते थे। ठीक है, जो हमारी प्रेसिडेंसी थी, प्रेसिडेंसी कौन सी होती है, जैसे कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बंगाल, मद्रास, ठीक है, बड़े शासकीय घराने थे, इनके अंदर एजुकेशनल जोन, मतलब इनको जो बड़े शासकीय घराने थे इनको एजुकेशन सिस्टम के अंदर बांट दिया गया, और ये एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ किस भाषा में दी जाएगी, इंग्लिश भाषा के अंदर दी जाएगी। बेसिकली क्या याद रखना है कि भाई इन्होंने 1842 तक 42 स्कूल जो थे इस्टेब्लिश किए थे। ठीक है, ये हमारे वीडियो का पहला चरण खत्म हुआ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो एक बार लाइव चलेगा पूरे पंजाब के लिए, उसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पेड मेंबर्स के लिए हो जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आगे दिए हुए नंबर पे आप मैसेज और कॉल कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच, बी सेफ, बी एट होम।